हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनुसंधानम साइंस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है खुशहाल जांगड़ और मैं हूं आप सभी बच्चों का बायोलॉजी और केमिस्ट्री का टीचर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है सेल बायोलॉजी के ऊपर। सेल बायोलॉजी को एकदम डीप डिटेल से जानेंगे कि सेल बायोलॉजी होती क्या है। मतलब आपको एकदम डेप्थ में, एकदम क्लैरिटी के साथ में सेल बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी देखिए, सेल बायोलॉजी पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक जानना जरूरी है कि सेल होती क्या है। सेल के बारे में पता होना जरूरी है कि सेल को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी होती है। तो चलिए पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेल्स पाई किसमें जाती है। सबसे पहले सेल्स पाई जाती है एनिमेट यानी कि लिविंग थिंग्स, और इन एनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेल्स पाई किसमें जाती है। सेल्स के बारे में पढ़ना है तो सेल्स का पता भी होना जरूरी है कि सेल्स पाई किसमें जा रही है, और सेल्स पता ही नहीं पाई किसमें जा रही है तो समझ में नहीं आएगा कुछ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेल्स पाई किसमें जाती है। तो सेल्स जो पाई जाती है, सबसे पहले लिविंग थिंग्स कितने टाइप्स की होती है सबसे पहले ये जानते हैं। लिविंग थिंग्स और सबसे पहले बेसिक, एकदम बेसिक इंट्रो, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स को अपन कहते हैं एनिमेट थिंग्स। एनिमेट थिंग्स, एनिमेट थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं इनएनिमेट थिंग्स। इनएनिमेट थिंग्स। जो एनिमेट थिंग्स होती है वो दो तरह की होती है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमेट का मतलब है लिविंग थिंग्स। तो जो एनिमेट थिंग्स होती है वो दो तरह की होती है, लिविंग थिंग्स, सॉरी, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। जो यूनिसेल्युलर थिंग्स होती है उनके अंदर सिंगल सेल होती है। क्या होती है? सिंगल सेल। सिंगल सेल मतलब ये सिंगल सेल्स के बने हुए होते हैं। और जो मल्टी सेल्युलर थिंग्स होती है, मतलब मल्टी सेल्युलर लिविंग थिंग्स होती है, वो बनी हुई होती है मल्टीपल सेल्स की। मल्टीपल सेल्स, देखो, सिंगल सेल और ये मल्टीपल सेल। अब जो सिंगल सेल्स होती है हमारी, उनके बारे में खास बात ये होती है कि उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। लिविंग चीजें सरवाइव करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। वो होगी यूनिसेल्युलर में सिंगल सेल की बनेगी, है ना। मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के बने हुए यूनिसेल्युलर है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। वो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं अपन इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस। और जो मल्टीपल सेल्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं डिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस। डिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस वो होंगे जो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। और डिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस का मतलब है उनकी जो सेल्स होती है, सेल्स, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरडिपेंडेंट सेल्स आर इंटरडिपेंडेंट to each other
ईच अदर। यानी कि जो सेल्स हो रही है ना यहाँ पर, वो एक दूसरे पे डिपेंड करेगी। फूड के लिए कुछ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होंगे उनके बीच, और कुछ कनेक्शंस होंगे जो कि मल्टीपल सेल्स में पाए जाएंगे, और सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में मतलब सरवाइव करने के लिए केवल एक सेल होना जरूरी है इनके पास यूनिसेल्युलर, और मल्टीसेल्युलर में बहुत सारी सेल्स हो सकती है ना, मतलब होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यूनिसेल्युलर के एग्जांपल्स जो होते हैं और मल्टीसेल्युलर, सबसे पहले यूनिसेल्युलर के एग्जांपल्स देखो आप। इसके अंदर आता है क्लोरेला, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। इनके बारे में हम डीप डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब एकदम डीप डिटेल में ले जाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, और इसके अंदर आता है अपना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूग्लिनोइड्स, और ईस्ट। अब एक चीज यहां पे बताने जा रहा हूं आपको, है ना। अब देखो, जो सेल्स होती है मल्टी सेलुलर वाले, उनके एग्जांपल्स है अपने जो मल्टी सेलुलर वाले उनके एग्जांपल्स है अपने हाँ, प्लांट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, और प्लांट्स, एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स, और फंजाई, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। हाँ, अब देखो, जो फंजाई होता है उसके अंडर आता है ईस्ट, लेकिन जो फंजाई की कैटेगरी है ना अपनी, उसके अंदर एक ईस्ट की एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेल्युलर होता है, और बाकी सारे के सारे फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जिनको एनिमेट थिंग बोला लिविंग थिंग्स को, और नॉन लिविंग को बोला इनएनिमेट थिंग्स। यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर दोनों आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एकदम डीप डिटेल में बता दिया। अब मैं आगे लेके चलता हूं, आपको सेल्स के बारे में पढ़ाता हूं कि सेल्स एक्चुअली में एनवेलपमेंट कैसा होता है, मतलब एकदम बेसिक इंट्रो देने की कोशिश करूंगा मैं आपको इसके अंदर, सेल बायोलॉजी के अंदर एकदम बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखो आगे, सबसे पहले सेल का मैं बेसिक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। सेल देखो, अब देखो जो सेल होती है ना अपनी, वो किसकी बनी हुई होती है। सबसे पहले जो सेल होती है उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, है ना। उसके बाद होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। एंड देन अपना आता है न्यूक्लियस। क्या आता है, न्यूक्लियस। ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। अब देखो इधर, सबसे पहले है सेल वॉल, सेल वॉल, एंड देन है सेल मेम्ब्रेन, एंड देन उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और उसके बाद अपना है न्यूक्लियस। ये है अपना न्यूक्लियस। एक पार्टीशन के डिवीजन कर देता हूं बीच में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो इधर ध्यान दो, एक बेसिक टर्म है प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट, जिनको बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि होते क्या है। तो देखो, जब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों ऐड हो जाए तो क्या बनता है अपना, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। एंड जब प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, मतलब दोनों को, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाने के बाद क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन दोनों को मिलाने के बाद बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो पहली टर्म्स, ये टर्म्स थी अपनी बेसिक टर्म्स, फर्स्ट, सेकंड। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब एक टर्म लिखने जा रहा हूं मैं, एक नोट लिखने जा रहा हूं, बेसिक सा नोट। ये नोट ध्यान देना इस नोट पे। देखो मैं
बात लिख सकता हूँ, लाइन लिख सकता हूँ, वो क्या है, सेल विदाउट सेल वॉल। बिना सेल वॉल के सेल को क्या बोलेंगे, देखो ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सेल वॉल को हटा दो तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर बोला प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को मिलाकर क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म। अब नोट, सेल विदाउट सेल वॉल, बिना सेल वॉल के सेल को क्या बोलेंगे, सेल विदाउट सेल वॉल को क्या बोलेंगे अपन, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स थी। अब इसके बाद अपन चलते हैं सेल की डिस्कवरीज के ऊपर, इसके ऊपर सेल की डिस्कवरीज के ऊपर। तो सेल की डिस्कवरीज के ऊपर प्रोसीड कर रहा हूं मैं। सेल डिस्कवरीज, सेल डिस्कवरी, देखो जो सबसे पहला साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। कौन थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने सेल के बारे में बताया था। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। देखो जो रॉबर्ट हुक थे ना, उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, सेल के बारे में बताया था। और ये सेल कैसी थी, डेड सेल थी। कैसी थी, डेड सेल। देखो कैसी थी, डेड सेल, डेड सेल। यानी कि किसकी डिस्कवरी की इन्होंने, डिस्कवरी ऑफ डेड सेल। किसकी, डेड सेल की। देखो आगे ध्यान दो, रॉबर्ट हुक ने बताई, डेड सेल के बारे में बताया। अब अगले जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले रॉबर्ट हुक को अपन ढंग से समझ लेते हैं। डेड सेल की डिस्कवरी की, डिस्कवरी ऑफ डेड सेल। अब देखो जो डेड सेल्स थी ना, वो किसकी थी, प्लांट की थी, प्लांट सेल थी। क्या थी, ये थी प्लांट सेल। और जो प्लांट सेल थी वो कैसी थी, कॉर्क और फैलम, कॉर्क और फैलम, फैलम सेल्स। मतलब कॉर्क का मतलब एक टाइट सी, रूखी रूखी, मतलब सूखी, मतलब उसमें से पूरा का पूरा लिक्विड बाहर निकल जाए और जो पार्ट बचे उसको बोलते हैं कॉर्क या फिर फैलम। अब देखो जो ये सेल थी ना, इसके बारे में मतलब था क्या इसके अंदर, सबसे पहले कॉर्क और जो फैलम सेल्स थी उनके अंदर था क्या, जो चीज पाई जा रही थी इनके अंदर वो ये थी कि सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। क्या थी इनके अंदर, सेल वॉल प्रेजेंट थी। क्या थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी। यानी कि जो लिविंग सर्वाइव करने के लिए क्या चीज चाहिए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तो चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। जो डीएनए होता है ना, अब आगे पढ़ेंगे अपन डीएनए के बारे में, पूरा एकदम डीप डिटेल में पढ़ेंगे। जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस डीएनए बनाता है, और डीएनए से पता है अपन को कोड्स वगैरह बनते हैं। सबसे पहले आरएनए बनेगा, देन प्रोटीन बनेगा, फिर प्रोटीन एक मतलब सर्वाइव करने के लिए पूरा प्रोसेस जरूरी है अपनी, जो भी सर्वाइवल चांस, मतलब लाइफ को जीने के लिए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेटाबॉलिज्म करना है, एक्सवाइजेड जो भी करना है, उसके लिए क्या जरूरी है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग और सेल मेम्ब्रेन, ताकि ये पूरा एनवेलपमेंट बना रहे, है ना, ताकि सर्वाइवलिटी बढ़ती रहे, है ना। अब देखो सेल वॉल इज प्रेजेंट, रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सबसे पहले डेड सेल के बारे में बताया। प्लांट सेल थी, कैसी थी, कॉर्क और फैलम की, और डिस्कवरी ऑफ डेड सेल करी, और सेल वॉल इज प्रेजेंट। बाकी सब क्या था इसमें, प्रोटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म पूरा का पूरा क्या था इसमें, एब्सेंट, प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। देखो ये रॉबर्ट हुक थी। अब जब देखो जो इन्होंने सेल्स देखी थी ना, वो कैसी दिख रही थी, इन्होंने जो सेल्स देखी थी वो ऐसी दिख रही थी, है ना, मतलब एकदम सेल वॉल ही प्रेजेंट है इनमें। क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट। और अंदर का साइटोप्लाज्म क्या है इसमें, एब्सेंट। अंदर का साइटोप्लाज्म क्या है इसमें, एब्सेंट। ये रॉबर्ट हुक की कहानी थी। अब आगे अपन चलते हैं अगले साइंटिस्ट पर, और वो है हमारे, कौन है, कौन है बताओ, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो। अगले जो साइंटिस्ट हैं हमारे, एंटन वॉन ल्यूविन
इन्होंने करी डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, है ना, किसी करी डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। कौन सी सेल की डिस्कवरी करी? लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। और वो सेल कौन सी थी? वो सेल थी बैक्टीरिया सेल। कौन सी थी? बैक्टीरिया सेल, ठीक है। एंटन वॉन ल्यूविनॉव। एंड देन इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन। कौन आते हैं? रॉबर्ट ब्राउन। अगले साइंटिस्ट कौन थे हमारे? रॉबर्ट ब्राउन। पहले एक पार्टीशन बना दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। रॉबर्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने किसकी डिस्कवरी करी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब इसके बाद एक खोज हुई, किसकी हुई? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल component study becomes easy। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। उसके बाद देखो सेल है, अपनी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये सारे होते हैं इसके अंदर, अपनी सेल के अंदर, है ना। तो इन सब की डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले सेल, रॉबर्ट हुक, देन एंटन वॉन ल्यूविनहॉफ, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, ये सारे के सारे साइंटिस्ट ने सेल को पढ़ा। उसके बाद रॉबर्ट न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, जो उसके अंदर सेल के अंदर आ रहा है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सेल कंपोनेंट स्टडी बिकम्स इजी। सेल कंपोनेंट्स को पढ़ना क्या हो गया? आसान हो चुका था, ठीक है। अब आगे अपन देखेंगे सेल थ्योरी है। क्या ये सेल थ्योरी? मतलब एक सेल थ्योरी बनी कि आप सेल्स को कैसे अरेंज करोगे। मतलब दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली सेल थ्योरी के बारे में बताया इन सब के बारे में। अब वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ।